10 नवंबर 2021 में हाई कोर्ट में मेरे सस्पेंशन पे सुनवाई थी। उससे पहले 9 नवंबर को ये लेटर लिखा गया है। हालांकि ये लेटर जो है आप ये डेट देखिएगा, 9 नवंबर 2021 की डेट है, लेकिन 10 तारीख को इसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया। ना ही मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया गया। मुझे भेजा गया है कब? 20 नवंबर को। 10 तारीख की शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एक मीडिया को रिलीज कर देते हैं कि डॉक्टर कफील को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पूरी कहानी तो आपको शायद पता होगा किस तरह से 10 अगस्त 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो 950 बेड का हॉस्पिटल है, 950 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें उस वक्त 1500 पेशेंट एडमिट थे, सिर्फ गोरखपुर, पूर्वांचल को, हाफ ऑफ द बिहार को, छपरा, सिवान, गोपालगंज और हाफ ऑफ द नेपाल को कैटर करता है। 2 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करने वाला इकलौता मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। 10 अगस्त 2017 को 7:30 बजे लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, लाए गए। सरकार ये मानती है कि 500 सिलेंडर 54 घंटों में लाए गए थे, लेकिन कौन लाया था उसका नाम बताने से डरती है। पूछो कर लेंगे, उसका नाम बताने से डरती है। 22 अगस्त 2017 को मुझे सस्पेंड किया जाता है और 23 अगस्त 2017 को एक एफआईआर लिखी जाती है डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, ये कहते हुए कि इन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है, चिकित्सीय लापरवाही की है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है और जेल भेज दी जाती है। 9 महीने तक कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। आपको शायद याद होगा, जो मेरे प्रकरण से वाकिफ है, कि 10 पन्नों का जब मैंने लेटर 18 अप्रैल 2017 को लिखा था और 18 अप्रैल 2018 को लिखा था, 25 अप्रैल 2018 को बेल देते वक्त ऑनरेबल यशवंत वर्मा, जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और डॉक्टर कफील का ऑक्सीजन के टेंडर से लेना देना कुछ नहीं। मैं बाहर आता हूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोशिश करता हूं कि मेरी नौकरी बहाल कर दी जाए, नहीं होती है तो मैं हाई कोर्ट जाता हूं। हाई कोर्ट ऑन 7 मार्च 2019 को यूपी गवर्नमेंट को कहता है कि 90 डेज के अंदर इंक्वायरी खत्म करो, और 18 अप्रैल को सबमिट होती है। 18 अप्रैल 2019 को हिमांशु कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर कफील ने 54 घंटे में 500 सिलेंडर अरेंज किए। डॉक्टर कफील उस दिन छुट्टी पे रहने के बावजूद हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कफील पे कोई करप्शन और मेडिकल नेग्लिजेंस के सबूत नहीं मिलते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे 2 आरोपों में आरोपी बनाया, जो कि 2 आरोप ये थे कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, 8 अगस्त 2016 के बाद नहीं। सरकार को ये रिपोर्ट पब्लिश करने में 6 महीने लगे। मुझे तो लगता है कि उस वक्त लोकसभा चुनाव थे तो इसलिए रोक लिया गया था। बहरहाल ये रिपोर्ट पब्लिक में आई अक्टूबर 2019 में, और सरकार ने
रिपोर्ट पब्लिक होते ही हिमांशु कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी वो स्टडी लीव पे चले गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी वापसी कब हुई है? 13 नवंबर 2021 को, 2 साल बाद, मेरे टर्मिनेशन के बाद। तो एक अधिकारी जो अनबायस्ड होके रिपोर्ट देता है वो स्टडी लीव पे भेज दिया जाता है। 2 साल बाद उसका वापस आता है मेरे टर्मिनेशन के बाद। बहरहाल मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाता हूं और सुप्रीम कोर्ट 10 मई 2019 को कहता है कि सस्पेंशन 90 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता और इनका पेमेंट किया जाए, इनको हाफ सैलरी दी जाए। सरकार टाल मटोल करती रहती है और कहती है कि हम पहली रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने दूसरी रिपोर्ट, दूसरी इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव इंक्वायरी ऑफिसर बने। इस बीच मुझ पे एनएसए लगा दिया जाता है ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण सीए एनआरसी के खिलाफ दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हालांकि उसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि द स्पीच वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डीएम हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड करके नॉट ओनली क्वेश्चन बाय एनएसए एज वेल एज 3 एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। मैं फिर जब जेल से बाहर आता हूं तो हाई कोर्ट में अप्रोच करता हूं कि भाई 4 साल हो गए हैं, मुझको मेरी नौकरी वापस दी जाए। आपको यह भी बता दूं, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार मुझ पर एनएसए लगा के मुझे मथुरा जेल में बंद करती है, यह भी एक कोइंसिडेंट है। जैसे मैंने हिमांशु कुमार वाला कोइंसिडेंट बताया, यह भी कोइंसिडेंट है कि फरवरी में मुझे जेल भेजा जाता है और फरवरी में ही 8 में से 7 को अक्यूज थे, जिसमें डॉक्टर राजीव मिश्रा जो प्रिंसिपल थे उस वक्त के, डॉक्टर सतीश कुमार जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे और अकाउंटेंट, सबकी बहाली हो जाती है, मेरी को छोड़। एनीवे, हाई कोर्ट ने 6 अगस्त 2021 को सेकेंड इंक्वायरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद वापस ले लिया और 9 सितंबर 2021 को मेरे पर जो सेकेंड सस्पेंशन की लगाया गया था, ये कहते हुए कि मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं, उसको भी इससे लगा। अब इनके पास क्या चारा गया था? तो अब इन्होंने बिना मुझे चांस दिए हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस नहीं दिया और आलोक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये एक अपने से इंक्वायरी बनाई जो पुराने दस्तावेज थे, उसके हिसाब से इन्होंने मुझे जो 4 आरोप लगे थे उसमें से 3 आरोप को मुझे मुजरिम बना दिया है। 4 आरोप कौन कौन से हैं आपको बता दूं। पहला आरोप यह है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, जिसपे खुद अपनी इस रिपोर्ट में भी ये मान रहे हैं कि 8 अगस्त 2016 के बाद डॉक्टर कफील के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई सबूत नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। तो मैं 8 अगस्त 2016 से पहले क्या करता था, इससे किसको क्या मतलब होना चाहिए? मैं उनका इम्प्लॉई नहीं था। बहरहाल इन्होंने ये लिखते हुए भी ये माना है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और अतः जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 में इनको आरोपी बनाया जाता। दूसरा आरोप मुझ पे यह लगाया गया कि मैं यूपी में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी मेडिकल काउंसिल में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी इन्होंने नौकरी ले ली। अरे भाई, नौकरी आपने ही दी, नौकरी उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन ने दी, उसने नहीं चेक किया। बहरहाल मैंने उनको पढ़ाया और उन्होंने लिखा भी है
every person whose name if for the time being born on the Indian medical register shall be entitled according to his qualification to practice as a medical practitioner in any part of India. मेरा रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है, तो मैं भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, जॉब ले सकता हूं। ये कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आरोप संख्या 2 भी आरोपी पे सिद्ध होती है, क्योंकि उसका उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था। तीसरा आरोप, जो कि बहुत गंभीर आरोप है, तीसरा आरोप बहुत समझने की बात है, क्योंकि इस पे मुझे क्लीन चिट मिली है, इसलिए मैं आपको वो आरोप पढ़ाना चाहूंगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विभाग में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की घटना के समय आप मौजूद थे। आपके द्वारा पत्राचार में प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई। आप द्वारा महत्वपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए जीवन रक्षक, ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन जीवन रक्षक होती है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी जैसे महत्वपूर्ण घटना को तत्कालीन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया, जो कि आपके मेडिकल नेग्लिजेंस का परिचायक है। नोट करिएगा, आरोप संख्या 3 जो है मेडिकल नेग्लिजेंस को कहती है कि आपकी चिकित्सा लापरवाही की वजह से बच्चे मर गए। मेरे पर 308 का मुकदमा आज भी गोरखपुर लोअर कोर्ट में चल रहा है कि मैंने गला दबा दबा के बच्चों को 63 बच्चों को मार दिया है। बहरहाल आगे लिखते हैं, आपके प्रश्नगत आप से स्पष्ट है कि आपके तत्कालीन प्रधानाचार्य से उद्घोष हेतु दूर संधि थी, यानी कि आपका और प्रिंसिपल का साठगांठ था, पैसे का लेन देन होता था, जिसके कारण आपके प्रश्नगत कदाचार शासकीय नियमों का उल्लंघन करता है, जिसे तो आप पूर्ण रूप से दोषी है। ये आरोप लगाया है, तीसरा आरोप है। अब तीसरे आरोप के बारे में ये खुद क्या कहते हैं, आप पढ़िएगा। ये आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन की अभी भी 9 नवंबर 2021 की रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट जो 7-8 इंक्वायरी हो चुकी है, उसकी बात नहीं करूंगा। याचिकाकर्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल रूप से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी। कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन के रखरखाव, टेंडर, भुगतान, ऑर्डर, सप्लाई और प्रबंधक से याचिकाकर्ता का कोई मतलब नहीं था। हर निर्दोष जान बचाने के लिए अपने स्तर पर वार्ड का प्रबंध और जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन की अचानक सप्लाई रुकने के कारण हुई। याचिकाकर्ता की ईमानदार कोशिश के कारण 11 और 12 को 2 दिनों के भीतर अलग अलग कंपनियों से 500 जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की। ये आलोक कुमार जी, इसके अलावा ये लिखते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। बहरहाल इसके अलावा ये लिखते हैं कि अपचारी, यानी कि मैं अपचारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति, मैं 10 तारीख को छुट्टी पे था, उसकी मैंने अटेंडेंस शीट लगाई है। अपचारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह प्रचलित होता है। दैट मीन्स ही वॉज टेकन कैजुअल लीव ऑन 10 अगस्त 2021 को। 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, तो क्या मुझे ऊपर से हवा आता कि मुझे पता चलता कि मतलब मैसेज आता कि ऑक्सीजन आज खत्म हो जाएगी। मुझे तो रात में 12:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अपचारी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किए जाने के संबंध में वोडाफोन नंबर इतना इतना द्वारा डॉक्टर महिमा मित्तल, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर राम कुमार जायसवाल को सूचित किए जाने का उल्लेख अभ्यावेदन में दिया गया है। उक्त नंबर पर वार्ता दिए जाने के संबंध में बिल की प्राप्ति भी उपलब्ध कराई गई है।
बिल में उक्त नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अपचारी यानी कि डॉक्टर कफील दिनांक 11 को रात के 1 बजे से ही कुछ अधिकारियों के संपर्क में थे। फिर कहते हैं कि न्यायालय ने कहा है कि having considered the submission advance, the court notes that there is no material on record which may establish medical negligence against Dr. Kafil Khan. He was also not stated to be a part of the tendering process that resulted of the entity which was charged with the supply of medical liquid oxygen. तो आखिर में ये लिखते हैं भाई, अब ये इन्होंने अच्छे अधिकारी हैं तो हो सकता हो शायद जो है कुछ लीवे दिया हो। लिखते हैं कि सबसे ये पता चलता है अतः वर्णित स्थिति में आरोप संख्या 3, मैंने आपको बताया आरोप संख्या 3 कौन सा था, मेडिकल निग्लिजेंस ऑफ करप्शन का। आरोप संख्या 3 के संबंध में अपचारी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में बल है, यानी कि मेरी बात में दम है। अतः अनुशासित पदाधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से स्थापित भिन्न मत अपचारी पर प्रमाणित नहीं होता है। दैट इज आई एम नॉट व्हाट इज अबाउट करप्शन एंड मेडिकल निग्लिजेंस। कौन से डेट में है आलोक कुमार का? 9 नवंबर। एनीवे ये भी मान रहे हैं कि शिक्षकों में सबसे कनिष्ठ था, यानी जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट था मैं। चौथा आरोप यह है कि मैं 100 वार्ड का प्रभारी था। 100 वार्ड जो एंसेफेलाइटिस वार्ड है उसका मैं प्रभारी था, और उस पर ये कहते हैं कि उनको कुछ लेटर मिले हैं जिसपे मैंने साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड प्रभारी। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाते हैं, जिसे मुझे अगर 100 वार्ड का अपॉइंटमेंट किया गया है तो मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, वो नहीं दिखाते हैं। कहते हैं आपने कुछ लेटर में साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड, इसीलिए आप 100 वार्ड के प्रभारी हैं, इसलिए आरोप संख्या 4 आप में सिद्ध होता है। और फाइनली ये लिखते हैं कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप संख्या 1, 2, 4 पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाता है। आरोप संख्या 3 जो मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का है वो अप्रमाणित पाया जाता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, बता दो इस बात को मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं। लेकिन ये लिखते हैं कि चूंकि ये 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कुछ पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा बस आपका, उसके बाद खत्म करते हैं। आप बोलते रहिए। थोड़ा सा और टाइम लूंगा। पेपर कुछ दिखाना चाहता हूं कि क्यों ये किया गया, आखिर किया क्यों गया, ये क्यों डॉक्टर कफील को बकरा बनाया जाता है। अच्छा ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुस्लिम हो इसलिए बनाया। योगी जी मेरे गोरखपुर के हैं और हम लोग जो है मतलब योगी जी हैं हम लोगों के लिए गुरु हैं, और हमारा गोरखनाथ टेम्पल है, वहाँ पे सब आदर करते हैं। और इससे पहले अगर आप 9 जुलाई और 9 अगस्त को जब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए थे तो अच्छा संबंध था, कोई वो नहीं था। बली का मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, तब भी योगी जी वही करते, क्योंकि उनको बचाना था अपने लोगों को। कौन लोगों को, उसको मैं बताता हूं। अब ये कहानी थोड़ी सी 10 मिनट और लूंगा जी। कहानी स्टार्ट होती है जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। पुष्पा से जो सप्लाई करता था लिक्विड ऑक्सीजन की, उसने इनको एक लेटर लिखा कि भाई मेरा इतना पैसा हो गया है, मुझे आप दे दो, नहीं तो मैं लिक्विड ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये दिखेगा, ये लेटर भी आपको होगा। ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का, 6 अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय आशुतोष टंडन जी थे उस वक्त।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या लिखा है पुष्पा सेन ने? पैसा दे दो, मेरा बहुत बकाया हो गया। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने जांच में लिखा है, जिसको पुष्पा सेन के स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि 10% कमीशन मांगा जा रहा था 68 लाख का ड्यू पे करने के लिए। उसने नहीं दिया क्योंकि कहता था उतनी कमाई नहीं होती थी, तो कहां से देता। 14 लेटर है, आप पूरा लेटर आपको दे दूंगा, पूरा पढ़ सकते हो ये, पर मेन लेटर आपको दिखाता हूं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, ये देखिए लेटर लिखा हुआ है 9 अगस्त 2017 को, 24 घंटे पहले जब ये घटना हुई थी, जिस दिन, अब किसको दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्री को, आशुतोष टंडन जी को पर्सनली हैंडओवर किया गया है, हाथ में दिया गया है। और 9 अगस्त 2017 को उसी दिन दोपहर में मुख्यमंत्री जी आशुतोष टंडन जी के साथ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हैं। अब क्या लिखा है? 68 लाख रुपया दे दो, नहीं तो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन चलेगी। सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन 24 घंटे में खत्म होने वाली है। तो कहते हैं योगी जी हमको पता ही नहीं था, और कहते हैं आशुतोष टंडन की पता ही नहीं था, और जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। 2015 में 16.5 बच्चे मरे थे, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में 20.5 बच्चे मर गए। 0.5 बच्चे, 0.5 बच्चे। आप में कितनों के बच्चे होंगे ना, मैंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है, तो मैं भूल नहीं सकता। 59 घंटों में 400 बच्चे थे, और मेरे सामने बहुत से बच्चों ने दम तोड़ा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे, खत्म हो जाता, अब बच्चे मरते रहते थे। तो ये कहानी है, मेन कहानी है इन लोगों को बचाने की। दूसरा, इस लेटर पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कि 12 अगस्त को लिखा गया है, जिसमें लिखा है पुष्पा सेन ने कि हाँ हमको पैसा मिल गया। कब मिल गया? जब बच्चे मरे, जब आपने हंगामा किया, आप मीडिया ने हंगामा किया, नहीं तो वो सुनते नहीं। दूसरा ये दिखाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जो चौथा आरोप कहते हैं कि मैं 100 वाट का प्रभारी था, 100 वाट का प्रभारी था, मैं जो है, बहरहाल उस वक्त की बात तो बता दूं तो मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बना दिया गया था, मुझे सुपरिटेंडेंट भी बना दिया गया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो ये हमने आरटीआई फाइल की थी, हालांकि उसको डाइल्यूट कर चुके हैं लोग। आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो है वो देखिए किसने भेजा है, गणेश कुमार प्रिंसिपल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ये आरटीआई का जवाब दिया। हमने पूछा भैया कौन है 100 वाट का प्रभारी? इस आरटीआई को ये कहते हैं ये फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई। अगर फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई, तो तुम सूचना आयोग के कमिश्नर को जेल क्यों नहीं भेजते रे भाई? क्या लिखा है इसमें? दिनांक 11 द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग विभाग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? भूपेंद्र शर्मा को। जिस लिपिक ने साइन किया है ना, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गणेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों? ये लेटर जो है ये आरटीआई से नहीं है, ये उनकी फाइल से, कॉलेज की फाइल से है भाई। ये प्रिंसिपल का साइन है और डेट है 11/5/2016 की, जिसमें लिखा गया है डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। अगर आप विभागाध्यक्ष बाल रोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100 वाट और एईएस से संबंधित सूचना विभागाध्यक्ष को देते रहेंगे। और किसको कॉपी भेजी गई है? एचओडी पीडियाट्रिक्स को, सीएमएस नेहरू हॉस्पिटल को और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को भी। इस लेटर में खुद एचओडी लिखती है कि डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सारा काम काम देंगे, लेकिन मैं 100 वाट का प्रभारी हूं। उस रात जब घटना हुई है
तो ये अटेंडेंस रजिस्टर को ये लोग हटा, मतलब ये मैं उस वक्त कैंप स्कैनर था तो बैन हो चुका है, तो मैंने स्कैन कर लिया था वो रजिस्टर, पता नहीं क्या दिमाग में आया। और इसमें देखिएगा डॉक्टर कफील खान 10 तारीख को छुट्टी पे है और 11-12 को कौन छुट्टी पे था? 11-12 को कौन छुट्टी पे था? डॉक्टर महिमा मित्तल, जिस दिन कांड हो गया। क्या कह के छुट्टी पे चली गई कि मुझे स्वाइन फ्लू है, डॉक्टर महिमा और अनिता मेहता को उन्होंने कार्यभार दे दिया। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो हमारे योगी जी महाराज करते हैं उसका भी एक पार्ट है। अब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखिए, कितने डॉक्टर हैं? 14 तो कंसल्टेंट है। पूरे मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 5000। और कितने डॉक्टर हैं? 168। और सबसे जूनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, वही दोषी है। लेटर बहुत ढेर सारे हैं। ये चार्ट है, इसमें बच्चे मरे हैं। कभी सोचिएगा आपके अपने ही बच्चे होते, कहते हैं कि माँ के जिस्म का हिस्सा होता है, जिसे उंगली काट दो ना वैसे दर्द होता है। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, तो 4 बहनों के भाइयों के बीच में एक बहन थी, तो 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हुआ। कोई तिरुपति गया था, कोई अजमेर गया था, सब मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि 68 लाख रुपए सरकार ने दिए। ये उन बच्चों की लिस्ट है। वो आज भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे। बहरहाल आपको ये सब बातें मालूम होगी, बस ये नहीं, आपको बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस रात, जैसे सिंपल में समझाना चाहूंगा कि कॉलोनी में अगर फ्लैट में रहते हो तो टंकी का अगर पानी खत्म हो जाए तो किसी फ्लैट में तो पानी नहीं आएगा। तो जब मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं ना है कि सिर्फ बच्चे मरेंगे, एडल्ट भी मरेंगे। ये 18 लोग उस दिन मर गए थे। बात सिर्फ करता है पीडियाट्रिक की बात की, क्योंकि रात में देखा था मुझे सिलेंडर लाते वक्त मीडिया ने भी उसी को बताया है कि पीडियाट्रिक वार्ड बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अरे ये भी मरे थे, एक माँ भी मरी थी जिसके पेट में बच्चा था। ये साथ में आपको मिलेगा जो मैंने अपने पैसे से सिलेंडर खरीदे थे। यह आरटीआई है जिसमें कहा गया है कि मैंने सिलेंडर लाया था। और ये एसएसपी का बयान है। सीमा सुरक्षा बल जो मेडिकल कॉलेज के पास है, उन्होंने अपना ट्रक दिया था, सिलेंडर दिए थे, 11 जवान दिए थे, उनका बयान है। यहाँ डॉक्टर कफील आए थे, उस दिन बच्चे मरे थे और उस दिन हमने मदद की थी। ओपी साहू जो है जिन्होंने ये बयान दिया था, बेचारे वो वहां पे नहीं है। मैं मिलने गया था जेल से छूटने के बाद, कहीं और पोस्ट हो गया। ये भी कोइंसिडेंस। ये आपको ये दे रहा हूं जो कि सीएमएस के द्वारा डीजीएमई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये लिखा हुआ लेटर है, जिसमें कहते हैं कि 10 तारीख को 7:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई। और कब आई है? 13 तारीख को 2:15 पे। और कितने इन 2 दिनों में सिलेंडर इकट्ठा हुए? 225 सिलेंडर 11 तारीख को और 12 तारीख को 250 सिलेंडर, यानी करीब करीब 500 सिलेंडर। कौन लेके आया? नहीं बताएंगे, वो मैं नहीं बताता हूं, है? वो कहते हैं वो हम नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक संविधान के अंदर में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो संविधान की सकल शपथ लेता है। और ये देश जो है वो संविधान के बल पे ही चलता है। और ये हाई कोर्ट जब कहता है
ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब ये कहता है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई मेडिकल निग्लिजेंस के कोई सबूत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, जब ये कहता है कि कोई करप्शन नहीं किया, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और जब ये कहता है कि मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मैंने अलीगढ़ में जब ये कह दिया था कि जिनकी जन्म 1925 से हुआ है वो हमारे संविधान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो उनको बुरा लग गया था। दो रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा, चूंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो इसलिए आपको ज्यादा एथेंटिक लगेगी, बाकी बाबू लोग तो बेचारे जो है सरकार के उसमें दम पे काम करते हैं। ये हैरिस चिलानी जो है हमारे ये लेडी हार्डिंगर जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सब दिल्ली में ही है, और वहीं से एक टीम जेपी नड्डा सर ने बनाई थी, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज इतना ओवरक्राउड था कि एक वार्मर पे 4-4, 5-5 बच्चे थे, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे थे। डॉक्टरों की लगभग 75% पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, 31 नर्स थी सिर्फ, जिसमें से 3 ही नर्स जो है आईसीयू के बच्चों की देखभाल के लिए ट्रेन थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब योगी जी तो 30 साल से एमपी हैं, कर क्या रहे हैं? तो उनको बुरा लग गया था, ये बात। दूसरी रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं वो डॉक्टर प्रोफेसर हेम चंद्रा की है। ये एसजीपीजीआई लखनऊ की टीम आई थी और ये रिपोर्ट खुद योगी जी ने कमेटी बनाई थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा है, ओवरक्राउडिंग और कमियों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन आपको हैरानी होगी कभी कभी डॉक्टर्स भी जो है स्कम कर जाते हैं प्रेशर के लिए। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स, आप ये पढ़िएगा, ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स वन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट एंड इवन एट टाइम्स मे नॉट बी नीडेड। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन जरूरी तो होता है लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट लिखा है। बहरहाल इन्होंने ये माना है कि उस दिन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन बंद हो गई थी और बहुत 400 से ज्यादा बच्चे थे, मैन्युफैक्चर ने बंद कर दिया था। हाउएवर हॉस्पिटल ट्राइड, बिल्डिंग ने ट्राई किया, डॉक्टर ने नहीं ट्राई किया था। हॉस्पिटल ट्राइड इस लेवल बेस्ट टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन by jumbo cylinder from reserve stock and fresh procurement of oxygen cylinder, यानी कि सिलेंडर जंबो सिलेंडर 54 घंटे मिला है। हॉस्पिटल लेके आया, डॉक्टर कपिल नहीं लेके आया, ये नहीं लिखेंगे। यूसेज ऑफ बैग एंड मास्क वर रिपोर्टेड टू बी गिवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, जब ऑक्सीजन नहीं था तो बैग और मास्क का भी यूज किया गया था। अब ये सारी रिपोर्ट पूरी पॉलिथीन के साथ लाया हूं ताकि बहुत से लोगों को सेंसर रहता है, डॉक्टर कपिल जो है झूठ बहुत बोलते हैं और कातिल हैं, हत्यारे हैं, तो पूरी रिपोर्ट के साथ आपको हर कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपके सामने रहूंगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ना ही मेरी योगी जी से कोई पुरानी वो है रंजिश है, ना ही हमारा और उनका जो है वो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात है और थोड़ा पॉलिटिकल कर लिया है उन लोगों ने, वरना जो कोर्ट में खुद रिपोर्ट लेने के बाद आपको बताया जैसे मैंने कि 6 अगस्त को इंक्वायरी रिपोर्ट वापस लेने के बाद अचानक ही 2 महीने पहले जब आचार संहिता लागू होनी है मुझे निकाल दिया जाता है बिना मुझे चांस दिए हुए। जो मैंने बोला है वही कहानी मैंने यहाँ लिखी है, आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। बस मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे
और आपके माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो सरकार के दबाव में काम करते हैं और कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उस पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जब अप्रैल मई में सुनामी आई थी, जब पूरी इंडिया में लाखों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, तो डबल बेंच की जस्टिस ने कहा था कि जेनोसाइड है, जो लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो जेनोसाइड है। तो क्या ये जो 63 बच्चे मरे थे इन पे भी कभी कुछ कार्रवाई होगी? और क्या ये उनसे भी पूछना चाहता हूं जो सरकार चलाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है 7 साल की, बात पिछले 75 साल से हमारे स्वास्थ्य को इग्नोर किया गया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। मेडिकल लगी। कोविड-19 हैज जस्ट exposed the already collapsed health system. कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी में मैंने आपके प्रेस रिलीज में लिख दिया है, जिसमें मैंने पूछा है कि 168 डॉक्टर थे, 5000 एम्प्लॉय थे, सिलेंडर और पेपर्स इतने दिए गए, फिर भी एक ही आदमी बलि का बकरा क्यों बना? Why was there an oxygen shortage? पहला क्वेश्चन, वाई? कोई इंक्वायरी होगी इस पे? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why had so many children died? जो दूसरे वार्ड में बच्चे मरे, सॉरी एडल्ट मरे, जो लेडीज मरी, उनका इन्वेस्टिगेशन कौन होगा? 18 जो एडल्ट मरे, उस रात में 168 डॉक्टर थे, बाकी क्यों नहीं आए? जब राजीव मिश्रा और सतीश कुमार जो कहते हैं कि छुट्टी ले थे, तो जो एक्टिंग प्रिंसिपल था उसकी क्या भूमिका थी? उसने क्या किया? डीजीएमई, डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपको बता दूं डीजीएमई इस वक्त जो है उनको भी स्टडी लीव पे भेज दिया गया है। कुछ कोरोना के टाइम पे उन्होंने कोरोना किट के टाइम कुछ किया है, आप लोग पता करिए। बहरहाल योगी जी खुश नहीं है उनसे, और डीजीएमई के गुप्ता इस वक्त घर पे बैठे हुए। वही डीजीएमई जब 2015 में लोकायुक्त ने करप्शन के केस में उस पर उंगली उठाई थी, तो उनको सरकार ने हटा दिया था। फिर भी 2017 में सरकार बनने के बाद उनको वापस ले लिया गया। वही डीजीएमई जिसके पास 14 लेटर गए और पैसे के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया, उन्होंने ही हम लोग क्या पाया किया। वह सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, व्हाई वर द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर आशुतोष टंडन not questioned till date, particularly when the letter written by Pushpa Shell about the non-payment of dues has been addressed to me. आपको मैंने दिखाया कि उनको भी लेटर गया था, उनको भी कहा गया था, योगी जी को भी कि मेरा पैसा दे दो, आशुतोष टंडन जी को भी कहा गया था, पर उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? So इट्स नॉट अबाउट मी। देखिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं आके दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता हूं, तो 2.5 लाख रुपया कमा सकता हूं। मैं किसी भी हॉस्पिटल में, हालांकि मुझे नौकरी देगा नहीं कोई, क्योंकि बदनाम हो चुका हूं, अपना हॉस्पिटल खोल सकता हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब सरकार के उससे छूट जाए, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर अगेन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि
जो बहुत से लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। मेरे साथ जेल में 10-10 साल लोगों ने गुजार दिए थे जेल में, हजारों लोगों को मार दिया गया है। योगी जी ने 5 साल में 500 दिन जेल रखा, मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि डॉक्टर कफील विल स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया। तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम्हारे सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो तो अगर तुम आंख बंद कर लेते हो तुम गुनाहगार हो, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार। तो मेरी ये स्ट्रगल जद्दोजहद तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी ये 3 डिमांड जो मैं पिछले 3 साल से मांग रहा हूं वो पूरी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिकली उन 63 बच्चों से, 18 अडल्ट से माफी मांगे कि हाँ आपसे कमी हुई थी, हाँ बच्चे मरे थे, हाँ उनकी गलती थी, और 20 लाख रुपया जो कंपनसेशन उनके पेरेंट्स मांग रहे हैं तो दिया जाएगा। दूसरा, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, until unless I will keep raising the voice। तीसरा, चाहे सीबीआई इंक्वायरी करा लो, चाहे कोर्ट पॉइंटर इंक्वायरी करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश से ये सारी चीजें उठा के बाहर लेके आइए और एक फेयर इंक्वायरी हो कि आखिर अगर डॉक्टर कफील मर्डर नहीं है, अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, तो किसने उन 63 बच्चों को मारा। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। डॉक्टर कफील, आपको या यू कैन आस्क द क्वेश्चन। रात को आपको व्हाट्सएप किसने किए थे? डॉक्टर सतीश चौबे ने किया था, हमारा सीनियर रेजिडेंट था, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, एईएस कोर ग्रुप, उसमें वह मैसेज आया। नहीं, वो जो व्हाट्सएप किए थे डॉक्टर से, वो क्या समझे, मतलब क्या, वो तो सीनियर है आपसे? नहीं, सीनियर रेजिडेंट। अच्छा, सीनियर रेजिडेंट है, मतलब जूनियर रेजिडेंट होता है, फिर सीनियर रेजिडेंट होता है, फिर लेक्चरर होता है, फिर असिस्टेंट होता है। तो वो ये समझ के किए कि आप जल्दी चले आ जाओ, बचा नहीं, उसने सबको, इस ग्रुप था, उसमें सारे डॉक्टर थे, इट्स एईएस कोर ग्रुप, जिसमें मतलब उसमें सारे डॉक्टर थे। उसने इंफॉर्मेशन क्या था, देयर इज नो ऑक्सीजन इन द आईसीयू, रिजर्व सिलेंडर्स आउट ऑफ स्टॉक। ये 2 लाइन सेम लफ्जों में आपको बता दूं, ये लिखी थी। एनी मोर क्वेश्चंस? डॉक्टर कफील पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर कफील प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, डॉक्टर कफील अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, डॉक्टर कफील चुनाव आने वाला है, डॉक्टर कफील जो है क्या करने वाले हैं? ये जो आपने जो अभी जो बताया, सब कुछ जो बताया, वही अभी हाई कोर्ट में फिर दोबारा रिपीट करेंगे? करना पड़ेगा, यही तो जुडिशरी का हुआ है, चैलेंज करेंगे। पर मैं शुक्रगुजार हूँ आलोक कुमार सरकार, जो उन्होंने मुझे नदी में तो फेंक दिया है, मुझे नदी में फेंक दिया है, लेकिन मेरे हाथ नहीं बांधे, मैं तैर सकता। तो जो जुर्म आपके ऊपर हुआ है और जिस तरीके से आपने बोला है कि ना हमारा उत्तर प्रदेश की जो योगी साथियों से कोई दुश्मनी है, लेकिन क्या कारण मानते हैं आप? कारण मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ आशुतोष टंडन और सिद्धार्थनाथ सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। आशुतोष टंडन और उनके फादर लालजी टंडन जो है गवर्नर रहे हैं।